गुड इवनिंग ऑल ओवर्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो पार्ट हमारे चल रहे थे, मतलब कि औषधीय महत्व कि फल उत्पादन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, तो हमने पढ़ लिया था औषधीय महत्व क्या क्या है। जैसे मान लो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आहार में महत्व देख लिया था कि प्रति व्यक्ति कितना भोजन के रूप में आहार कितना था प्रयोग में ले। दूसरा था यानी कि औषधीय महत्व के रूप में किस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए। औषधीय महत्व में जैसे मान लो कि त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए हरड़ बरड़ आंवला लिया जाता है, च्यवनप्राश बनाने के लिए आंवले का प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के रोगियों को नारियल का पानी और मौसम्बी का जूस पिलाया जाता है। तो उन सभी के आधार पर कि ये हमारे स्वास्थ्य वर्धक के साथ साथ प्रोटीन मिनरल भी हमारी मात्रा भोजन के रूप में प्रयोग में देते हैं। तो इनके साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के फल और विटामिन पाए जाते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स पदार्थ पाए जाते हैं, वो हमारे को क्या करते हैं, रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। और तीसरा था आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के अंदर जैसे मान लो कि हमारे देश की भागीदारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व स्तर पर है वो कितनी है, 1%। विश्व स्तर पर हमारी जो निर्यात है वो है 0.3%। और भारतीय स्तर पर हमारे राजस्थान का जो है ताजे फलों का जो उत्पादन है उनमें से 11% जो है बागवानी का है, 60% है जिसमें से आम और अंगूर है। मतलब कि 0.3% में से 11% बागवानी का है। और उस 11% बागवानी में से भी 60% जो हिस्सा है, लगभग 60%, 6.6% वो किसका है, लगभग किसका है, आम व अंगूर का है। और राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर जो मात्रा है वो कितनी है, इंडिया लेवल के ऊपर भी हमारी में जो मात्रा है वो सिर्फ 1% के अकॉर्डिंग है। आगे हमने देखा था रोजगार सृजन। अब देखो रोजगार सृजन के अंदर, रोजगार सृजन में क्यों क्या क्या पदार्थ हैं। जैसे मान लो कि खाद्यान्न फसलों में हमारे को 143 दिन का रोजगार मिलता है, फलीय फसलों में 860 दिन का, सब्जी वाली में 912 दिन का, और पुष्पीय और औषधीय फसलों में 547 दिन का रोजगार हमारे को प्राप्त होता है। अर्थात खाद्यान्न फसलों की तुलना में कई गुना अधिक हमारे को क्या मिलते हैं, रोजगार दिवस प्राप्त होते हैं। अब देखो औद्योगिक महत्व। नेक्स्ट है 4 नंबर पे लिखो औद्योगिक महत्व। अब देखो औद्योगिक महत्व मतलब कि फल और सब्जियों से हमारे को क्या क्या प्राप्त होता है और किस आधार पर हमारे को विभिन्न प्रकार के जो पौधे और इनसे जो फलीय पदार्थ हैं, फलों से हमारे को क्या क्या प्राप्त होता है, इनसे जो उत्पाद बनते हैं कि वो कौन कौन से उत्पाद हैं, उन उत्पादों से किस प्रकार से हमारे को मात्राएं मिलती हैं। तो देखो लिखो विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे फल परिरक्षण, मधुमक्खी पालन, पपेन उत्पादन, किससे होता है, पपीता से, पपेन उत्पादन, रेशा उद्योग, किससे प्राप्त होता है, केला और बांस से प्राप्त होता है। मदिरा उद्योग, अंगूर, सेब, केला, अनानास,
नर्सरी माध्यम जिसमें कोकोपीट उद्योग, जैसे नारियल आदि का विकास फल उत्पादन पर निर्भर करता है तथा उनके कच्चे माल का स्रोत भी फलीय फसलें हैं। तो देखो, फल परिरक्षण के लिए फलों के विभिन्न प्रकार के उत्पाद आते हैं। तो फल परिरक्षण, फिर मधुमक्खी पालन, इसके लिए फल विभिन्न प्रकार के, इसके लिए पुष्पीय पौधे, तो ये भी एक बागवानी के तौर पे आएगा। तो ये सभी उद्योग किसके ऊपर हैं? फलों के ऊपर आधारित है। और इनसे जो इनको चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी वो भी किससे होती है? ये जो स्रोत है ये भी किससे प्राप्त होंगे? कच्चे माल का जो स्रोत है वो भी क्या होगा? मुख्य रूप से हमारे को इन्हीं से प्राप्त होंगे, फलों से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखो, धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व, अब देखो धार्मिक महत्व क्या है कि जैसे मान लो कि फलों से हमारे को उद्योग धंधे प्राप्त हो रहे हैं, तो इनका जो है धार्मिक रूप में भी क्या महत्व है? तो लिखो, प्राचीन काल से ही संस्कृति के विभिन्न अंगों में तथा हर अच्छे बुरे कार्य की शुरुआत तथा हर अच्छे व शुभ कार्य की, बुरे नहीं, अच्छे व शुभ कार्य की शुरुआत में फलों की आवश्यकता होती है, जैसे नारियल, अगला लाइन में लिखो, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए बेल पत्रों का विशेष महत्व रहा है। मतलब कि सावन का, जैसे मान लो कि हम कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो उससे पहले हम नारियल चढ़ाते हैं भगवान को। फिर जैसे मान लो कि भगवान शिव की पूजा करते हैं तो 3 नेत्रधारी माना जाता है। भगवान शिव को क्या माना गया है? त्रिनेत्रधारी। अब त्रिनेत्रधारी होने के साथ में क्या है? त्रिनेत्रधारी होने के लिए एक मुख्य रूप से क्या है? यानी कि जैसे बेल पत्र का जो पेड़ है उसमें जो पत्तियों का समूह है वो कैसा है? 3 पत्तियों का समूह पाया जाता है। तो भगवान शिव को सावन के महीने में बेल पत्रों के पत्र चढ़ाने पर क्या माना जाता है? विशेष शुभ माना जाता है, अर्थात आराधना में बेल पत्रों का प्रयोग होता है। आगे लिखो,
तथा विवाह जैसे शुभ कार्य तथा विवाह जैसे शुभ कार्य में मंडप हेतु केले के पत्ते व आम के पत्तों का मंडप को केले के पत्ते व आम के पत्तों की वंदनवार रूप में सजाना व हवन सामग्री में आम की लकड़ियों का विशेष धार्मिक महत्व है। आम की लकड़ियों का विशेष धार्मिक महत्व है। विशेष धार्मिक महत्व है। विशेष धार्मिक महत्व है। अब देखो विशेष धार्मिक महत्व है। 3 नंबर पे देखो पर्यावरण संबंधी महत्व। पर्यावरण संबंधी महत्व नेक्स्ट है 6 नंबर पे, सॉरी आज का तीसरा है, बाकी हो गया। तो पर्यावरण संबंधी महत्व। अब देखो पर्यावरण संबंधी महत्व क्या है। तो पर्यावरण के लिए किस प्रकार से पेड़ पौधे, जैसे मान लो पर्यावरण में पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा आती है, पेड़ पौधे रहेंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, O2 को निष्कासित कर देते हैं। तो ऐसे में क्या रहेगा कि विभिन्न प्रकार के अगर ज्यादा पेड़ रहेंगे तो पोल्यूशन की मात्रा कम होगी, तो वो भी एक महत्व है। तो लिखो इसमें पर्यावरण प्रदूषण व मर्दाचरण को पर्यावरण प्रदूषण व मर्दाचरण को सुधारने में पर्यावरण संबंधी व मर्दाचरण को सुधारने में फल वृक्षों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। फल वृक्षों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य वृक्षों की तरह फल वृक्ष भी CO2 को ग्रहण कर ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। साथ ही तेज हवा व जल के बहाव से मर्दाचरण व कटाव को कम
मृदा क्षरण व कटाव को कम करने में, ऐसा लिखो, मृदा क्षरण व कटाव को कम करने में फल वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे समुद्र किनारे मृदा के कटाव को रोकने के लिए काजू के वृक्षों का रोपण किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो पर्यावरण संबंधी क्या है कि अन्य वृक्षों की तरह ये भी क्या करते हैं, CO2 को तो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि O2 और CO2 का ट्रांसप्लेंट हो जाता है। साथ ही ये क्या करते हैं कि अन्य वृक्षों की तुलना में क्या करते हैं, ये सघन होते हैं। अन्य वृक्षों की तुलना में क्या होते हैं, ये सघन होते हैं। और भूमि के ऊपर क्या होती है, मृदा कटाव और मृदा क्षरण गति, जो जल और वायु के द्वारा मृदा कटाव हो रहा है, तो वायु तेज गति से आएगी, इनसे टकरा करके वायु की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि इनसे भूमि का कटाव जो है, मृदा क्षरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो इनकी जड़ें फैली होने के कारण मृदा को बांधे रखती है। अब आगे देखो, हेडिंग लिखो, फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति। अब देखो फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति। फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति। अब देखो भारत में फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फटाफट फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति। तो देखो, लिखो इसमें, उद्यानिक फसलों में लगभग 90% हिस्सा फल व सब्जियों का है। भारत विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में, भारत का विश्व में फल व सब्जी उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। फल व सब्जी उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, जबकि आम, केला, पपीता, काजू, सुपारी, आलू व भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखो,
वर्तमान में देश की जीडीपी में वर्तमान में देश की जीडीपी को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में ऐसा करो, जीडीपी में उद्यानिक फसलों की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, 30% से अधिक है, जो कुल फसल क्षेत्र का 13.8%, जो कुल फसल क्षेत्र का 13.8% भूभाग पर बोई जाती है, अगले लाइन में लिखो 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार, वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार उद्यानिक फसलों का उत्पादन 2998 लाख टन 2998 लाख टन है, अगली लाइन में लिखो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वर्ष 2016-17 के अनुसार, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार एक 937.1 लाख टन फल का उत्पादन 64.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से हुआ है, 64.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से हुआ है। अगले लाइन में लिखो विगत दशक में देखा गया है कि, ऐसा लिखो पिछले दशकों में देखा गया है कि उद्यानिक फसलों की घरेलू खपत में बढ़ोतरी 2.3% की दर से बढ़ रही है, 2.3% की दर से बढ़ रही है। वहीं खाद्यान्न फसलों की खपत
1.3%, 1.3% की दर से घट रही है आगे लिखो अगले लाइन में, उद्यानिक फसलों का क्षेत्रफल, उद्यानिक फसल उत्पादन का क्षेत्रफल, सॉरी ऐसा लिखो, उद्यानिक फसलों का क्षेत्र 2.7%, 2.7% तथा उत्पादन 7% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तथा उत्पादन 7% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। वहीं सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें तो, वहीं सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें तो फलीय फसलों में वृद्धि दर, फलीय फसलों में वृद्धि दर 9.5% की दर से देखी गई है, 9.5% की दर से देखी गई है। अगला लिखो, फल उत्पादन में अग्रणी राज्य, फल उत्पादन में अग्रणी राज्य क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र, क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र व उत्पादन के अनुसार उत्तर प्रदेश अग्रणी है। क्षेत्रफल में तो कौन सा है? महाराष्ट्र, मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। अगर राज्य की बात करें तो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में किस में बोया जाता है? महाराष्ट्र में। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पे होता है? यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। तथा फलवार सर्वाधिक क्षेत्र, मतलब कि एक फलीय फसल में कौन सी ज़्यादा होगी, कि कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? तो फलवार में सर्वाधिक क्षेत्र आम के अंतर्गत, फलवार में जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है वो कौन सा है? आम। और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है केले का। तो लिख लो आगे, सर्वाधिक उत्पादन केला है। केला है। अगली लाइन में लिखो, राजस्थान में उद्यानिक फसलों के अंतर्गत, राजस्थान में उद्यानिक फसलों के अंतर्गत कुल फसल क्षेत्र का 3.8% भाग है। राजस्थान में उद्यानिक फसलों के अंतर्गत कुल फसल क्षेत्र का 3.8% भाग है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राजस्थान के उद्यान विभाग, राजस्थान के उद्यान विभाग वर्ष 2016 में, वर्ष 2016-17 में सभी उद्यानिक फसलें 16.29 लाख हेक्टेयर, 16.29 लाख हेक्टेयर
क्षेत्र में बोई गई तथा 46.84 लाख टन 46.84 लाख टन उत्पादन लिया जा रहा है। उत्पादन लिया जा रहा है। अगली लाइन में लिखो, फल उत्पादन वर्ष 2016-17 फल उत्पादन वर्ष 2016-17 में 53,092 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 9,61,597 टन 9,61,597 टन फल का उत्पादन रहा है। अगली लाइन में लिखो, नोट लगाइए। राजस्थान में झालावाड़ फल उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी जिला है। अग्रणी जिला है। अब हेडिंग लिखो, फल उत्पादन का भविष्य। वर्तमान स्थिति आ गई। अब हमारी को भविष्य के ऊपर देखना है कि हाँ क्या क्या है। फल उत्पादन का भविष्य देखो, देखो भारतवर्ष में जलवायु विविधता का लाभ यह है कि यहाँ सभी फसलों की खेती फसलों की खेती आसानी से की जा सकती है, परंतु विश्व प्रति हेक्टेयर
परंतु विश्व इकाई उत्पादन स्तर पर, विश्व इकाई उत्पादन स्तर पर काफी कम है, विश्व उत्पादन स्तर से काफी कम है। जैसे जैसे नींबू वर्गीय, जैसे नींबू वर्गीय फलों की औसत उत्पादकता, जैसे नींबू वर्गीय फलों की औसत उत्पादकता 8 से 10 टन है, 8 से 10 टन है। वहीं स्पेन व इटली जैसे देशों में, वहीं स्पेन व इटली जैसे देशों में 17 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर है। अगली लाइन में लिखो, जबकि अनानास की औसत उत्पादक दर, अनानास की औसत उत्पादकता 15 से 20 टन है, 15 से 20 टन है। वहीं हवाई द्वीप व फिलीपींस में, वहीं हवाई द्वीप व फिलीपींस में 60 से 70 टन तक प्राप्त करते हैं, 60 से 70 टन तक प्राप्त करते हैं। अतः आने वाले वर्षों में यह उत्पादन दर और अधिक बढ़ सकती है, और अधिक बढ़ सकती है। अगला लाइन में लिखो, भविष्य में कृषि जोत का आकार छोटा होने से, भविष्य में कृषि जोत का आकार छोटा होने से सघन बागवानी लगाकर वर्तमान स्वरूप को बदला जा सकता है, वर्तमान स्वरूप को बदला जा सकता है। आगे लिखो, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अगली लाइन में, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रसंस्करण वर्तमान में भारत का प्रसंस्करण
प्रसंस्करण स्तर 10% है, जिसको 2025 तक बढ़ाकर 2025 तक 10% से बढ़ाकर 25% करना है। 25% करना है। अब देखो, अगली, फल उत्पादन व निर्यात के महत्व को देखते हुए, फल उत्पादन व निर्यात के महत्व को देखते हुए सरकार ने विभिन्न प्रोजेक्ट व प्रोत्साहन हेतु लेकर आई है, जैसे 2005 में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, 2005 में किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर। 2006 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, NHM, इनका इंग्लिश नाम भी आता है बेटा, RKVY। और 2006 में क्या आई? राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना NAIP। और 2016 में समन्वित विकास मिशन, समन्वित बागवानी विकास मिशन MIDH। ये थी परियोजनाएं कि कौन कौन सी परियोजनाएं राजस्थान में जो गवर्नमेंट है भारत में, वो कौन कौन सी परियोजनाएं लेकर के आ रही है। तो 2005 में कौन सी परियोजना लेकर के आई थी? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। 2006 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, और 2016 में समन्वित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की गई। अब देखो राजस्थान, हेडिंग लो, राजस्थान में फल उत्पादन का भविष्य। यहाँ पे राजस्थान में फल उत्पादन का वर्तमान भविष्य देखो। राजस्थान में फल उत्पादन का वर्तमान भविष्य देखो, लिखो, आर्द्र व उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण तथा शुष्क जलवायु की तरह, आर्द्र उपोष्ण व शुष्क जलवायु में मुख्यतया, आर्द्र उपोष्ण व शुष्क मतलब राजस्थान में सभी जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं शुष्क, मध्य में रहते हैं उपोष्ण, उत्तर में उपोष्ण, और अगर दक्षिण और पूर्वी की तरफ जाते हैं तो कौन सी? आर्द्र जलवायु, दक्षिण राजस्थान की तरफ आर्द्र जलवायु। तो देखो, जिसमें मुख्यतया संतरा, नींबू, किन्नौ, संतरा, नींबू, किन्नौ, सीताफल, आम, अमरूद, अनार
आम, अमरूद, अनार, बेर, आंवला, बेर, आंवला आदि के विकास पर प्रबल आदि के विकास की प्रबल संभावना है। आदि के विकास की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना है। आगे देखो, आदि के विकास की प्रबल संभावना है। अगली लाइन में लिखो क्षेत्रवार। अब देखो क्षेत्रवार कौन कौन से हैं कि कौन सा जिला किसका उत्पादन करता है। जैसे क्षेत्रवार हेडिंग लिख लेना क्षेत्रवार, तो नीचे लिखो एक नंबर पे पॉइंट लगा करके बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में किसका उत्पादन होता है? आम का। बांसवाड़ा में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तीनों जिले हैं, वो किसके हैं? आम का। कोटा, झालावाड़ या हाड़ौती, संतरा, कोटा, झालावाड़ या हाड़ौती संतरा, कोटा, झालावाड़ या हाड़ौती में संतरा। कोटा, झालावाड़ या हाड़ौती में संतरा। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर व बूंदी, सवाई माधोपुर बूंदी में अमरूद, सवाई माधोपुर व बूंदी में अमरूद, सवाई माधोपुर और बूंदी में अमरूद। चित्तौड़ व राजसमंद में सीताफल, चित्तौड़ और राजसमंद में सीताफल। बीकानेर व जोधपुर में बेर, बीकानेर व जोधपुर में बेर। गंगानगर व हनुमानगढ़ में किन्नौ, गंगानगर व हनुमानगढ़ में किन्नौ। तथा जैसलमेर में खजूर के सघन क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, तथा जैसलमेर में खजूर के सघन क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। जैसलमेर में खजूर के सघन क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। अब देखो एक सारणी है, वो फटाफट बना लो। क्रम संख्या, फसल, क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में, हेक्टेयर में उत्पादन और उत्पादकता। टन प्रति हेक्टेयर और टन प्रति 1000 टन, 1000 टन। अब देखो पहला है क्रम संख्या के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम कि पहला में कौन सा आएगा। पहला है आम, इसमें है 5.16, 54.79 और 10.62 टन प्रति हेक्टेयर। दूसरा है अमरूद, अमरूद में 4.17, 27.27, 27.17 और 6.51, 6.51। तीसरा है नींबू, 2.95, 16.66 और
5.64 5.64। चार है अनार 2.86, 10.38 और 3.63। अब है आंवला 5 नंबर पे। आंवला 1.60, 13.75 और 8.59। फिर 6 नंबर पे संतरा 23.35, 496.65 और 21.28। 7 नंबर पे किन्नू 9.55, 204.96, 21.39। पपीता 0.76, 8.71 और 11.77। नवा बेर 0.55, 4.70 और 6.71। 10 है सीताफल 0.55, 4.28 और 7.78। टोटल है 53,009 हेक्टेयर में ये टोटल बोया जाता है। उत्पादन होता है 961.60 टन इसका पूरा उत्पादन होता है और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है 18.11 प्रति हेक्टेयर उत्पादन के अकॉर्डिंग एवरेज हमारे को मिल जाता है। जल्दी से उतार लो इसे। फटाफट उतारो बेटा इसे। अब देखो इसके अंदर क्या है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है उत्पादन आ रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना प्राप्त होता है हमारे को। उसी के अनुसार कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारे को ये प्राप्त हो रहा है और कितने क्षेत्रफल में बोया जाता है, कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हमारी कितनी है। फटाफट ताड़ लो बेटा इसे। जल्दी से करो इसको।
जल्दी करो जी। और ये आंकड़े 2016-17 के अनुसार है बेटा, ये भी याद रखना, ऊपर लिख लेना, आंकड़े 2016-17 के अनुसार। लिख लिया? बनाओ जल्दी इसको। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अब देखो एक सारणी हो रही है अपनी, देखो क्षेत्रफल में आ जाएगा 1000 की जगह लाख हेक्टेयर, उत्पादन की जगह भी 1000 की जगह लाख टन, और आंकड़े 2016-17 के अनुसार हैं। तो देखो बेटा रहा हूं, आम है वो कितने क्षेत्र में बोया जाता है? आम जो है वो कितने क्षेत्र में बोया जाता है? 22.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। केला बोया जाता है 22.67 लाख हेक्टेयर में। उत्पादन होता है 202.95 लाख हेक्टेयर। उत्पादकता होती है 8.95। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद बोया जाता है 2.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। उत्पादन होता है इसका 36.15 हजार लाख टन, और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 13.90 में। फिर नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल बोए जाते हैं 10.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। उत्पादन होता है 120.53 और 11.62 टन प्रति हेक्टेयर के दर से ये उत्पादन होता है। फिर है अनार। अनार बोया जाता है 1.14 लाख हेक्टेयर में। उत्पादन होता है 19.69 क्षेत्रफल लाख टन, और इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है 17.27। फिर आंवला। आंवले में देखो, आंवला बोया जाता है 0.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। उत्पादन होता है 10.25 लाख हेक्टेयर, 10.25 लाख हेक्टेयर, और प्रति हेक्टेयर होता है 11.26 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। फिर
फिर देखो केले का उत्पादन होता है, बोया कितना जाता है 8.52 लाख हेक्टेयर में ये बोया जाता है। 302.75 लाख टन इनका उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन है 53 टन प्रति हेक्टेयर। फिर अंगूर, फिर है अंगूर 1.36 लाख टन, 1.36 लाख हेक्टेयर में ये बोया जाता है। 27.84 लाख इनसे उत्पादन प्राप्त होते हैं और 20.47 प्रति हेक्टेयर की दर से होता है उत्पादन। फिर नेक्स्ट है पपीता, 1.38 लाख हेक्टेयर में ये बोई जाती है। 61.45 लाख टन इसका उत्पादन होता है। 44.52 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। फिर बेर 0.52 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर में बोया जाता है। 5.26 लाख टन इसका उत्पादन होता है। 10.52 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है। नेक्स्ट है अनानास। अनानास 1.14 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है। 19.96 लाख टन इसका उत्पादन, गुणंतर इसका उत्पादन होता है। सॉरी 96 नहीं, गुणंतर है। और 17.27 टन प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। और अंतिम आता है सेब। सेब कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोया जाता है? सेब बोया जाता है 2.78 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये बोया जाता है। 22.58 लाख इसका उत्पादन होता है और 8.12 टन प्रति हेक्टेयर से। और कुल कितना है? 64.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। उत्पादन है 937.1 लाख टन इसका उत्पादन और प्रति हेक्टेयर 14.51 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है। फटाफट इसको लिख लो। और ये जो आंकड़े हैं वो 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार, 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार ये आंकड़े हैं। उद्यानिक वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुमान के अनुसार ये आंकड़े हैं इसके। लिख लिया? तो इसी के साथ आपका ये जो लेसन था ये कंप्लीट है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और नेक्स्ट नए लेसन के साथ फिर से चर्चा में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।